हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स में आज हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले है हमारा बराकाहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये बराकाहा फ्रेंड्स सऊदी अरब के अंदर है। लेकिन इसकी खासियत क्या है, सऊदी अरब के इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र को हम यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ये अरब देशों का पहला है, यानी किसी भी अरब देश में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र अगर हम बात करें तो कौन सा है? बराकाहा। यानी अरेबियन देशों ने अब तक, क्योंकि उनके पास सोलर एनर्जी इतनी है, धूप इतनी पड़ती है कि न्यूक्लियर एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अरेबियन देशों के अंदर अब टेक्निकली परमाणु ऊर्जा संयंत्र की भी शुरुआत हो चुकी है। और वो कौन सा है? पहला बराकाहा। सुनामी रेडी टैग, यानी सुनामी के मैनेजमेंट को लेकर के पूरी दुनिया में किसको सुनामी रेडी टैग दिया गया? तो सुनामी रेडी टैग फ्रेंड्स, और ये रिकॉर्ड हमारे ही नाम है, भारत। और अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य है इसमें उड़ीसा। उड़ीसा के 2 गांव हैं जहां पर पूरी दुनिया में सबसे पहले सुनामी रेडी टैग शुरुआत की गई है। अगर हम गांव की भी बात करें फ्रेंड्स तो वो हैं वेंकट रायपुर और नेलिया शाही। ये 2 गांव हैं उड़ीसा के सुनामी रेडी टैग जिनको दिया गया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, तीसरा हमारा पॉइंट है अमेरिका WHO से बाहर, यानी अमेरिकी प्रशासन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होने की घोषणा कर चुका है। और जुलाई 2021 में ये उसकी डेडलाइन है, यानी जुलाई 2021 में वो WHO से बाहर हो जाएगा। पिछली क्लास में मैंने आपको WHO के चेयरमैन और जो भारतीय हैं उप महानिदेशक वो भी मैंने आपको बताए थे, इसलिए इस पॉइंट को और भी आप अच्छे से याद करें। अमेरिका WHO से बाहर हो गया है। अब आप देखें फ्रेंड्स, अमेरिका यानी यहाँ पर USA की हम बात कर रहे हैं। अमेरिका एक पूरा कॉन्टिनेंट है, लेकिन हम अमेरिका मोस्टली USA के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका देश के लिए। अमेरिका यूनेस्को से भी बाहर हो चुका है। ये आप जानते होंगे, हमारी क्लासें हैं अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनके ऊपर, वहाँ इनको अच्छे से किया है हमने। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो इससे भी बाहर हो चुका है। दूसरी बात, पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा जलवायु सम्मेलन हुआ था 2015 में, जिसको हम पेरिस जलवायु समझौता या सम्मेलन बोलते हैं। अमेरिका उससे भी बाहर हो चुका है। तो अमेरिका किन किन संगठनों से बाहर हुआ? WHO, यूनेस्को और पेरिस जलवायु समझौता, जो कब हुआ था? 2015 में फ्रांस के पेरिस के अंदर। तो अमेरिका ने इन तीनों संगठनों से बाहर होने की घोषणा कर दी है। अब जो नया प्रशासन है जोन बाइडेन का, वो क्या रुख अपनाता है वो उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन ऑफिशियली अमेरिकी प्रशासन ये घोषणाएं कर चुका है फ्रेंड्स। अब देखिए आगे, वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स में पूरी दुनिया के अंदर आइसलैंड दुनिया का सबसे शांत देश है, सबसे शांत। और अगर हम बात करें बिल्कुल डिस्टर्ब, तो वो है एशिया का अफगानिस्तान। ये सारी दुनिया में सबसे अशांत देश है। और शांति अशांति में भारत भी कुछ ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो नेगेटिव है, हम उसको यहाँ पर नहीं कर रहे, क्योंकि भारत के नकारात्मक बिंदु कोई भी हो वो एग्ज़ाम में नहीं आते। तो आ सकता है कि पूरी दुनिया में आइसलैंड सबसे शांत है, और सबसे डिस्टर्ब जो कंट्री है, अशांत जो है, अफगानिस्तान है, सीरिया है। ये आप जानते हैं जहाँ पर आतंकवादी हमले ज़्यादातर होते रहते हैं। तो वैश्विक शांति सूचकांक। उसके बाद है स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसकी जो रिपोर्ट्स आई हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो हम करते हैं। तो सिप्री की रिपोर्ट आप देखना फ्रेंड्स, यानी ये स्टॉकहोम से जो रिपोर्ट जारी होती है, यहाँ पर सऊदी अरब और भारत पहले और दूसरे स्थान पे हैं क्रम से, यानी पहला और दूसरा स्थान
लेकिन वो किस चीज में दिया गया है? हथियार आयातक देश, हथियार आयात में। इसमें कुछ दिनों पहले भारत पहले स्थान पर था, यानी पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने के मामले में भारत का स्थान था। लेकिन अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट है, सऊदी अरब और दूसरे स्थान पर चला गया है भारत, यानी भारत के हथियार खरीदने में कमी आई है। यानी भारत ने हथियार या तो आप कहेंगे स्वदेश निर्मित किए हैं, या उनको खरीदने में ही हमने दिलचस्पी कम दिखाई है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है फ्रेंड्स सिप्री की इस रिपोर्ट में, अगर हम निर्यातक देशों की बात करें, यानी निर्यातक किस चीज के? हथियारों के। आयातक तो हमने कर लिया है, एक्सपोर्ट कौन करता है? पूरी दुनिया को हथियार बेचता कौन है? तो निर्यातक देशों में सबसे बड़ा है अमेरिका। अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हथियारों का निर्यातक बेचने वाला देश है। सऊदी अरब और भारत खरीदने वाले देश हैं। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर फ्रेंड्स जो और भी इंटरेस्टिंग है, अगर हम भारत की बात करें, भारत सबसे ज़्यादा हथियार किससे खरीदता है? यानी हम दूसरे स्थान पर हैं पूरे विश्व में, लेकिन भारत रूस और इजराइल से सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है। इजराइल से आयात, यानी भारत का आयात अमेरिका से नहीं है, दूसरे स्थान पर भी नहीं है। पहले स्थान पे रूस, दूसरे स्थान पर इजराइल, फिर कहीं जाके अमेरिका आता है, जबकि पूरी दुनिया में अमेरिका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। जितने भी आर्म्ड यानी ये फोर्सेस हैं वो सारे के सारे अमेरिका के हथियारों से चलती हैं दुनिया के अंदर। लेकिन भारत में जो आपको आर्म फोर्सेस के पास मिलेंगे जितने भी वेपन्स हैं, वो रूस से, इजराइल से, मिसाइलें हों, लड़ाकू जहाज़ हों, वो हमारा सबसे बड़ा, तो भारत से संबंधित है, बहुत बड़ा पॉइंट है, इसलिए आप इसको याद रखें। हथियारों में खरीदने वाले, हथियारों में बेचने वाले, और भारत किससे सबसे ज़्यादा खरीदता है। अब देखिए फ्रेंड्स अगला पॉइंट, ये बहुत एग्जाम्स में आता है पीसीएस लेवल पे, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स। कई एग्जाम में तो ऐसे आया कि ये रिपोर्ट किस चीज के ऊपर जारी होती है? रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, ये रिपोर्ट्स जारी होती है फ्रेंड्स पत्रकारिता पर, कि दुनिया के अंदर किस देश में पत्रकारिता निष्पक्ष है, स्वतंत्र है और एक स्वच्छ पत्रकारिता है, उसके ऊपर रिपोर्ट जारी होती हैं। और ये पत्रकारिता पर जो रिपोर्ट है कहाँ से जारी होती हैं? ये फ्रांस से जारी होती हैं। फ्रांस की एक ये एनजीओ है जो इस तरह की रिपोर्ट्स जारी करता है पूरी दुनिया में मीडिया कितना स्वतंत्र है उसके ऊपर। तो इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले यानी पूरी दुनिया में सबसे स्वतंत्र और एक अच्छी पत्रकारिता किस देश की मानी गई है? नॉर्वे की। इसमें जितने भी देश हैं, जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जो बिल्कुल यूरोप के बर्फीले क्षेत्रों में आते हैं, वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। जबकि हम सोचते हैं कि भारत में जो मीडिया है उसका रैंक 180 देशों से भी ऊपर पे सर्वे था, 142वां है। और अगर हम चीन की बात करें तो वो हमसे भी नीचे है। यानी भारत में पत्रकारिता स्वतंत्र तो है, लेकिन उसमें एक तरह का पूरा फूहड़पन और राजनीति का पूरा मिक्सअप है। वो अपनी ही एक अलग पॉलिटिक्स है, अलग पार्टी हैं वो, यानी जैसे और राजनीतिक पार्टियां हैं, न्यूज़ चैनल भी अलग पार्टी हैं। इसलिए पूरी दुनिया में हमारे मीडिया का कोई स्थान ठहरता नहीं है। तो नॉर्वे पत्रकारिता में प्रथम है, भारत 142 और चीन हमसे भी बहुत नीचे। तो रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स किसके ऊपर जारी करता है? रिपोर्ट्स अपनी जर्नलिज्म के ऊपर। और पूरी दुनिया में हम बात करें तो नॉर्वे एक स्वच्छ और अच्छी पत्रकारिता के लिए यहाँ पर जाना जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पूरे विश्व के अंदर जिस मुद्दे से पूरी दुनिया जूझ रही है, पर्यावरण सूचकांक की अगर हम बात करें, यानी इन्वायरमेंट जो इंडेक्स है, उसमें सबसे पहले कौन आता है? यहाँ पर आता है डेनमार्क।
पूरी दुनिया के अंदर पर्यावरण की अगर हम बात करें, पर्यावरण की रक्षा में, पर्यावरण से जागरूकता में, पर्यावरण को बचाने में डेनमार्क सबसे ऊपर है। और अगर यहाँ भी हम भारत की बात करें तो भारत का स्थान यहाँ भी 168 है। तो यहाँ पर पर्यावरण सूचकांक की अगर आप बात करें, सिर्फ डेनमार्क को याद रखना। डेनमार्क को वैसे भी याद रखना क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो पवन चक्की हैं वो डेनमार्क की ही प्रसिद्ध हैं। अपनी ऊर्जा का जितनी भी टोटल एनर्जी है उसका 90% से भी ज़्यादा हवा से आता है। डेनमार्क 90% जो इनकी ऊर्जा आवश्यकताएं हैं वो किससे आता है? हवा से आता है। इस तरह का देश है डेनमार्क, जो अपने डेयरी उत्पादन के लिए बहुत जाना जाता है, इन एनर्जी के लिए बहुत जाना जाता है। और यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊँ, अगर हम भारत की बात करें ऊर्जा के मामले में, तो भारत की जो सबसे ज़्यादा एनर्जी है वो कहाँ से पूरी होती है? हमारी होती है फ्रेंड्स थर्मल पावर। यानी भारत में सबसे ज़्यादा किस टाइप की बिजली बनती है? यानी हम कोयले से बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं तापीय ऊर्जा। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार HCS और PCS में इतनी बार हमने देखा, जितने भी स्टेट PCS रहे हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा आता है तापीय ऊर्जा, थर्मल पावर। क्योंकि ये एनर्जी पोल्यूशन भी फैलाती है और जो कोल है, कोयला है, वो नॉन रिन्यूएबल है। वो एक बार ख़त्म हो जाता है तो बहुत लंबे टाइम तक वो रिकवर नहीं होता। तो भारत में ऊर्जा किससे पूरी होती है? थर्मल से। डेनमार्क एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जो अपनी सबसे ज़्यादा एनर्जी हवा से पैदा करता है, हवा से पूरी करता है। तो ये था पर्यावरण सूचकांक। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ और पॉइंट्स हम करें। हमारे भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो दुनिया की सबसे ऊंची हमारी मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन, जो भारत और पाकिस्तान भी इसके मेंबर हैं SCO के, इसके 8 आश्चर्यों में शामिल है, 8 वंडर्स में। यानी आप कर सकते हैं कि भारत की कौन सी चीज़ SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 8 वंडर्स में शामिल की गई है पिछले दिनों, तो वह है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अब देखिए दोस्तों, आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट अगला जो हम कर रहे हैं, आप सभी इस पॉइंट को जानते हैं, मैरियाना गर्त। ये पृथ्वी के ऊपर जल और थल की बात करें तो दोनों में, यानी पृथ्वी का डीपेस्ट पॉइंट है, महासागर के नीचे पृथ्वी का सबसे गहनतम बिंदु है मैरियाना गर्त। लेकिन पिछले दिनों यहाँ भी मानवीय पहुंच संभव हो पाई, और वो व्यक्ति विशेष कौन है? कैथी सुलिवान। और कैथी सुलिवान नाम यहाँ से आपको क्लियर होगा, नासा से अंतरिक्ष यात्री रही हैं, अंतरिक्ष वैज्ञानिक रही हैं कैथी सुलिवान। मैरियाना गर्त पर, यानी ये मैरियाना गर्त में आप कहें कि पहुंची। तो दुनिया के सबसे गहनतम बिंदु में सबसे पहली मानवीय पहुंच किसने बनाई है? कैथी सुलिवान। कहाँ से हैं? USA से हैं। दूसरा पॉइंट फ्रेंड्स, कैथी सुलिवान के ही नाम जो रिकॉर्ड है, कैथी सुलिवान ने ही दुनिया में सबसे पहली वो महिला हैं जो स्पेस वॉक भी करती हैं, यानी स्पेस में कुछ वक्त के लिए चहलकदमी भी करती हैं। स्पेस में चला नहीं जाता, कोई ना कोई ठोस धरातल की ज़रूरत होती है जहाँ पर हम पाँव रख के चल सकते हैं। लेकिन ये दुनिया में पहली ऐसी वैज्ञानिक हैं, पहली ऐसी एस्ट्रोनॉट्स, अंतरिक्ष यात्री हैं जो स्पेस वॉक भी करती हैं। और दूसरा, मैरियाना गर्त के अंदर भी, ये उस मैरियाना ट्रेंच के अंदर भी, प्रशांत महासागर के अंदर जो है, वहाँ भी ये जाके आ चुकी हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट,
किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से सड़क का निर्माण किया गया? यानी ये सम्मान किस देश ने दिया? ये सम्मान हमें इस शहर में मिला है, तेल अवीव, जो कि इजराइल का एक शहर है और इजराइल की राजधानी भी रह चुकी है। आप याद रखना, इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। तेल अवीव को भी कई बार राजधानी शहर लिख दिया जाता है, लेकिन इजराइल यरूशलेम को अपनी राजधानी मानता है। साथ में फिलिस्तीन भी यरूशलेम को अपनी राजधानी मानता है। आप मान सकते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में यरूशलेम ऐसे है जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर है। अब भारत का जो आप कहेंगे प्रशासन है जम्मू कश्मीर के ऊपर ज़्यादा है क्योंकि वो हमारा ही था। ऐसे ये फिलिस्तीन का था यरूशलेम, इजराइल ने इस पर ज़बरदस्ती एनक्रोचमेंट किया है, कब्ज़ा किया है। और इजराइल क्योंकि सैनिक शक्ति में मजबूत है, फिलिस्तीन से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए यरूशलेम पे ज़बरदस्ती कब्ज़ा किए हुए है। जबकि दुनिया के देश, इवन यूएनओ, यूनेस्को, यूनिसेफ इसको मान्यता नहीं देता, लेकिन इजराइल ने फिर भी अमेरिका के सहयोग से यरूशलेम पे कब्ज़ा किया हुआ है। तो तेल अवीव इजराइल का एक शहर है जहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से एक सड़क का निर्माण किया गया, जो भारत को एक सम्मान दिया गया। दूसरा पॉइंट फ्रेंड्स मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप नेक्स्ट क्लास में बताएंगे भारत में ऐसा कौन सा राष्ट्रीय पार्क है जहाँ पर एनिमल्स के लिए भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। जैसे हम व्यक्तियों को होम आइसोलेट कर रहे हैं कोरोना के कारण, तो जानवरों के लिए आप कह सकते हैं आइसोलेशन के लिए, क्वारंटाइन के लिए किस नेशनल पार्क में ऐसी फैसिलिटी जो है उपलब्ध की गई है। तो आप जुड़े रहिए और जोड़िए अपने दोस्तों को भी। धन्यवाद।